नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे जल जन अभियान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जल जन अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय संस्थान से इस कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाटर हार्वेस्टिंग के साथ पेड़ लगाने और जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि यह मिशन ऐसे समय शुरू हो रहा है जब पानी की कमी को लेकर दुनिया भारत की तरफ देख रही है। 21वीं सदी में दुनिया इस बात को गंभीरता से समझ रही है कि धरती के पास जल संसाधन कितने सीमित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जन अभियान के जरिए पानी से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की, अपने अनुभव और विचार देश के साथ साझा किए। जल की उपलब्धता और देश की आबादी को देखते हुए जल संरक्षण का एक बड़ा सवाल भी खड़ा किया। जल संरक्षण को लेकर देश के सामने कई चुनौतियां हैं। संवैधानिक व्यवस्था में पानी का विषय राज्यों के नियंत्रण में है। भारत में ज़्यादातर वाटर रिसोर्स प्रदूषित हो रहे हैं, इसलिए आज़ादी के अमृतकाल में आज देश जल को कल के रूप में देख रहा है। इसलिए मुद्दा आपका में जल जन अभियान पर जुड़े तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। जल शक्ति मंत्रालय के पूर्व सचिव उपेंद्र प्रसाद सिंह जी इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। उपेंद्र जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद प्रोग्राम के लीड नितिन बस्सी जी से। नितिन जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और हम बात करेंगे पर्यावरण विज्ञान स्कूल जेएनयू से प्रोफेसर सौमित्र मुखर्जी जी से। सौमित्र जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत उपेंद्र प्रसाद सिंह जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि मुद्दा जल जन अभियान का है और प्रधानमंत्री जी ने कई मुद्दे देश के सामने रखे हैं। कितनी गंभीर चुनौती है जल संकट को लेकर और जनता की भागीदारी, इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपने संबोधन में कई बातें कही। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी ने जो अभी जल जन अभियान की शुरुआत की थी, वो एक अगली कड़ी है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने, तब से ही उनका ये कहना है कि जल का अभियान जो है वो जन का अभियान होना चाहिए। जल आंदोलन को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि जल एक ऐसा विषय है, इतना महत्वपूर्ण विषय है कि केवल इसे एक सरकारी कार्यक्रम के हिसाब से नहीं छोड़ देना चाहिए जी। इसलिए पहले भी आपने देखा होगा कई सारी चीज़ें प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके गाइडेंस के अंदर हम लोगों ने, जब मैं सचिव हुआ करता था तब भी हमने सबसे पहले तो जल शक्ति अभियान किया था। जल शक्ति अभियान में हमारी कोशिश यही रही कि कैसे हम कम से कम हर गांव तक पहुंच सकें, उसकी कोशिश की गई। उसके बाद एक कैंपेन चलाया गया, कैच द रेन कैंपेन। कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। जहां बारिश होती है वहीं पे उसको संरक्षण करने की ज़रूरत है। एक समय ऐसा था कि ऐसा माना जा रहा था कि केवल बड़े बड़े जो बांध हैं उन्हीं में से पानी को एकत्र किया जाए और उन्हीं से हमारी सिंचाई की आवश्यकता, हमारी पीने की आवश्यकता, बाकी तरह की आवश्यकताएं पूरी हो। और धीरे धीरे ऐसा दिखा गया कि धीरे धीरे बड़े बांध बनाने काफ़ी कठिन भी हो गए। उनकी जगह जहाँ पे बनती थी उनकी भी कमी होने लगी। तो ऐसा माना जा रहा है कि जहाँ पे घर का पानी घर में, गाँव का पानी गाँव में और खेत का पानी खेत में। तो प्रधानमंत्री जी पहले से भी इस पे हमेशा स्ट्रेस देते रहे हैं। अगर आपने उनकी मन की बात सुनी होगी तो एक से कई बार उन्होंने इसकी बात की है। जहां अच्छे काम हो रहे हैं, जन भागीदारी से जो अच्छे काम हो रहे हैं उसकी मिसाल भी उन्होंने दी है। अगर आपको याद होगा कि एक अटल भूजल योजना या अटल योजना के नाम से भी। उपेंद्र जी, पानी से जुड़े हर उस मुद्दे पर मैं बात करूंगा जो प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में देश के सामने रखी है। उस पर हम चर्चा करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा। 21वीं सदी में दुनिया इस बात की गंभीरता को समझ रही है कि हमारी धरती के पास जल संसाधन कितने सीमित है। इतनी बड़ी आबादी के कारण वाटर सिक्योरिटी भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण दायित्व है, हम सबकी साझी जिम्मेवारी है। इसलिए आजादी के अमृत काल में आज देश, जैसा हम कहते हैं ना, जल है तो कल है,
तो जल को कल के रूप में देख रहा है। जल रहेगा तभी आने वाला कल भी रहेगा, और इसके लिए हमें मिलकर आज से ही प्रयास करने होंगे। जी बिल्कुल, जल है तो कल है। जाहिर सी बात है कि पानी का मुद्दा, जल का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा दुनिया के सामने और देश के सामने है। आबादी के हिसाब से जो जल संसाधन हैं वो बेहद सीमित हैं। प्रोफेसर सौमित मुखर्जी जी, जल संकट की जब भी बात होती है तो दुनिया की बात तो होती है, लेकिन देश के सामने भी तमाम तरह की चुनौतियां हैं। आप कैसे देखते हैं इन चुनौतियों को, इस संकट को? देखिए, अगर भारतवर्ष की अगर जल संकट के बारे में बात किया जाए तो ये, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि जल है तो कल है, बिल्कुल सही है। हम इस बात को जितनी जल्दी समझ लें और जितने भी विभाग हैं जो जल के संरक्षण में और जल के दोहन में कार्य कर रहे हैं, उनको वो तो अपने जगह पर काम कर ही रहे हैं जी। उसके साथ हमारे पास जो युवा शक्ति है, वो छोटे छोटे स्टार्टअप जो प्रोजेक्ट वो बना रहे हैं या स्टार्टअप प्रोग्राम के तहत वो जुड़े हुए हैं जल और जन के साथ, तो एक अवेयरनेस कैंपेन की भी आवश्यकता है। और जहाँ जहाँ इसकी कमी है और वहाँ की जो भूमिगत जल और जो सरफेस वाटर, दोनों को समन्वित अध्ययन करके जहाँ जितनी ज़रूरत है जल को बचाया जाए और जल की गुणवत्ता का भी अध्ययन किया जाए, जिससे कि आने वाले भविष्य में न सिर्फ हमें पर्याप्त जल की मात्रा मिले, उसकी एक अच्छे गुणवत्ता का भी हमें अध्ययन करके जो हमारी जो जन साधारण है उनको उसको दिया भी जाए और उसके बारे में उनको आगाह भी किया जाए कि जब तक वो स्कूल में भी, कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी लेवल में भी जब तक वो उसके बारे में आगाह नहीं किया जाएगा, तब तक ये एक जल जन अभियान के रूप में नहीं हो पाएगा। जैसे हमारे जो विश्वविद्यालय हैं, वहाँ सन 92 में मैं ज्वाइन किया। मैं चूँकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ, बनारस का रहने वाला हूँ, मैंने देखा कि वहाँ पानी की बहुत दिक्कत थी जी। लेकिन उसको हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमने किया। उसके चलते जो है आज हमारे पास इतने पर्याप्त जल के संसाधन हैं कि अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से किसी दिन पानी न भी आए तो भूमिगत जल से हम उसका व्यवस्था कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तमाम मुद्दे हैं, लेकिन मैं नितिन जी आपसे ये जानना चाहता हूं कि सरकार की तमाम योजनाएं हैं, बात चाहे नमामि गंगे की जाए, भूजल से जुड़ी तमाम योजनाएं हैं, या अटल भूजल योजना हो, हर घर जल पहुंचाने की बात हो, ऐसी तमाम योजनाएं हैं। इतनी सारी योजनाएं देश में चलती हैं पानी को बचाने के लिए, पानी के संरक्षण के लिए, हर किसी को पानी पहुंचाने के लिए। इन योजनाओं का असर जमीन पे क्या हो रहा है, क्योंकि इनका उल्लेख भी प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में किया है? नहीं, ये बिल्कुल सही एक्चुअली आपने मुद्दा उठाया है कि जो हाल ही में हमारी जो डिफरेंट स्कीम्स चल रही हैं उनका ग्राउंड लेवल पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो अगर मैं जल जीवन मिशन का एक एग्जांपल लूं, तो जल जीवन मिशन जब स्टार्ट हुआ 2019 में, तब क्या था कि हमारे जो गांव हैं तो वहाँ पर जो नल घर के अंदर जो संख्या थी वो बहुत ही कम थी। अब जैसे हमारे गांव में 19 करोड़ लगभग घर हैं, उसमें से मात्र 17% घर के अंदर वो नलका था। तो उससे क्या होता है कि भाई अगर नलका अवेलेबल नहीं है तो घर की महिलाएं हैं या बच्चे हैं, उन्हें दूर जाना पड़ता था पानी लेने के लिए, और कभी कभी क्या होता था कि वो सोर्स उनको मिलता भी नहीं था, तो वो दूसरों पे डिपेंडेंट होते थे या पानी की खरीद भी करते थे। अभी जल जीवन मिशन के आने के बाद हाल ही में जो हमारे पास आंकड़ा ये है कि लगभग 60% घर के अंदर वो नल दे दिया गया है। और इस स्कीम का जो एम है, वो एम ये है कि 2024 तक जितने भी घर हैं, 19 करोड़ जो हमारी घरों की संख्या है गांव में, उन सभी को नल मिल जाए। तो ये विश्व का एक सबसे बड़ा प्रोग्राम है हर घर में नल देने का। तो मेरे विचार में ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कीम है जो कि वाटर सिक्योरिटी की तरफ हमें लेके जाती है। हमारा एक अध्ययन है वो भी ये कहता है कि ये स्कीम से बहुत बेनिफिट हुआ है गांव में, और आगे आने वाले टाइम में हमें ये भी इंश्योर करना है कि ये जो नल हमने दिया है उसमें से पानी गांव वालों को मिले, निरंतर तौर पे मिले, और वो पानी की क्वालिटी ऐसा रहे कि उनको बीमारियों की चपेट में या लपेट में ना आना पड़े। जी। एक और स्कीम जो मैं बोलना चाहूँगा वो है अटल भूजल मिशन। हमने बात करी कि कैसे जो हमारी लोकल कम्युनिटी है उसको क्यों एंगेज किया जा रहा है। उसको एंगेज करने का दो पर्पस है।
एक तो ये है कि उनकी ओनरशिप डेवलप करना, कोई भी स्कीम जो अगर निचले दर पे या गांव में करी जा रही है उसमें ओनरशिप डेवलप करना, और दूसरा ये कि उनका पार्टिसिपेशन। तो अटल भूजल मिशन जैसे है उसके अंदर एक वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाया जाता है, और वो वाटर सिक्योरिटी प्लान हमें ये बताता है कि इस गांव में कितना पानी है और कितनी उनको ज़रूरत है। और ये सब जो कार्य किया जा रहा है ये कम्युनिटी के साथ किया जा रहा है, और बेनिफिट जैसे मैंने आपको बताया कि कम्युनिटी को ज़्यादा अंदाज़ा है कि हमारे यहाँ क्या स्रोत हैं, वो कब तक हमें पानी दे पाते हैं, और आगे आने वाले टाइम में कितने पानी की ज़रूरत उन्हें बाहर से मिलेगी। जी बिल्कुल उपेंद्र जी। और दूसरा बड़ा मुद्दा जो आता है, सबसे बड़ा जो मुद्दा देश के सामने इस समय है, वो गिरता भूजल स्तर जो है वो चिंता का विषय बना हुआ है। देश के 15 राज्यों में भूजल स्तर 10 मीटर से अधिक की गिरावट पर है। 41 जिले देश के ऐसे हैं जहां पर खतरनाक स्थिति में भूजल स्तर पहुंच चुका है। दुनिया में जो भूजल दोहन के मामले में जो स्थिति है, भारत की नंबर 1 है। अमेरिका चीन से भी आगे हम हैं। क्या इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं? कैसे इसमें बदलाव हो सकता है और कितनी बड़ी चुनौती है ये? देखिए, ऐसा है कि भूजल एक ग्राउंड वाटर जो है एक इंडिविजुअल रिसोर्स है। ये कई बार हमें दिखता नहीं है। जैसे आप डैम देखते हैं, सरफेस वाटर देखते हैं, कैनाल देखते हैं, वो आपको दिखता है। लेकिन अगर महत्ता की बात की जाए तो ग्राउंड वाटर जो है वो सरफेस वाटर की तुलना में कई गुना ज़्यादा महत्व है उसका। अगर आप रूरल एरिया में देखेंगे तो 85% से ज़्यादा जो पानी पीने की जो आवश्यकता है वो भूजल से मिटती है। शहरों में देखा जाए तो 50% होता है। यहाँ तक कि इरिगेशन भी देखें तो 2/3 से ज़्यादा जो इरिगेशन की या जो खेती में सिंचाई के लिए पानी का उपयोग होता है वो ग्राउंड वाटर का होता है। लेकिन एक ग्राउंड वाटर की अच्छी चीज़ ये है कि ये जो है रिप्लेनिशेबल रिसोर्स है। देखिए, ये हर साल हमारे नीचे जो एक्यूफर बने हुए हैं ज़मीन के नीचे, हर साल बारिश होती है, और ऐसा है कि हमारे यहाँ बारिश अच्छी होती है। भले ही उसमें आजकल क्लाइमेट चेंज का असर होने लगा है, उसका पैटर्न थोड़ा ज़्यादा स्क्यूड होता जा रहा है, लेकिन 1000 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। तो हमारे यहाँ इसका बड़ा अच्छा स्कोप है, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर के नीचे जो हर साल पानी जमा होता है, वो जितने बड़े बड़े डैम हैं उनमें जितना पानी जमा होता है उससे भी ज़्यादा एक साल में पानी इकट्ठा होता है ज़मीन के नीचे। अब 2 बातें यहाँ करने की बात है कि एक तो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी को हम अब ज़मीन के गर्भ में डालें। कहता है ना कि अगर आप धरती माँ को पानी पिलाएंगे तो धरती माँ आपको पानी पिलाएगी। तो जो हम बात करते थे पहले रिड्यूस रिसाइकिल करने की बात जो कर रहे थे, 3 R's की बात कर रहे थे, रिड्यूस रिसाइकिल, उसमें एक रिचार्ज बहुत ज़रूरी है। तो ग्राउंड वाटर का रिचार्ज करना है। दूसरी चीज़ ये है कि ये तो सब सप्लाई साइड मैनेजमेंट की है कि पानी की उपलब्धता कैसे बढ़ाई जाए, लेकिन जो डिमांड साइड मैनेजमेंट है वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि जितनी पानी की आवश्यकता चाहे खेतों को हो, हमें इंडिविजुअल हो, इंडस्ट्री को हो, उससे बहुत ज़्यादा हम पानी दोहन कर रहे हैं। तो अगर हम सप्लाई साइड मैनेजमेंट के साथ साथ डिमांड साइड मैनेजमेंट में ध्यान दें, जो कि अटल भूजल योजना का मेन वही है कि उसका जो फोकस है वो डिमांड साइड मैनेजमेंट है और पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट है। अगर ये धीरे धीरे जिस ढंग से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, मुझे लगता है इसका परिणाम अच्छा दिखने लगा है और आगे भी अच्छा दिखेगा। जी, लेकिन एक मैं आंकड़ा आपके सामने रखता हूं, क्योंकि देश में जो पानी बरसता है, जो ऊपर से हमें पानी मिलता है, वो करीब 56 लाख करोड़ पानी बरसता है हमारे देश में हर साल। लेकिन 2000 बिलियन क्यूसिक पानी में से सिर्फ 300 बिलियन क्यूसिक पानी ही हम रोक पाते हैं, एक तरह से उसका संरक्षण कर पाते हैं। सवाल यहाँ पर नीतियों का आता है। वाटर हार्वेस्टिंग की बात होती है, पानी को जिस तरह बर्बाद होता है उसको रीयूज कैसे किया जाए, पानी का ये मुद्दा भी आता है। आप कैसे सौमित्र जी इस मुद्दे को देखते हैं? देखिए, इस मुद्दे को अगर हम गहराई से सोचें तो हमें इसमें एक वैज्ञानिक अवधारणा के साथ साथ एक प्रयोगात्मक तौर पर भी इन चीज़ों का हल निकालना चाहिए। जैसे एक कॉन्सेप्ट है इको हाइड्रोमॉर्फोजियोलॉजी। तो अगर कई जगह पर आप देखेंगे कि वृक्षारोपण पहले हुए थे, लेकिन वो सही जगह पर सही वृक्ष का रोपण नहीं हुआ था। जैसे दिल्ली जैसे शहर में यूक्लिप्टस की प्लांटेशन अगर कोई करता है तो वो एक पंप की तरह भूमिगत जल का लगातार बाष्पीकरण होता रहता है वहाँ से, जिससे वहाँ की भूमिगत जल स्तर गिरता रहता है। और दूसरा ये है कि जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनते हैं वहाँ एक ही जगह पर लगातार जो है 8 घंटे से ज़्यादा अगर हम पंपिंग करते हैं तो वहाँ पर ग्राउंड वाटर की माइनिंग हो जाती है। तो वो उन चीज़ों से भी हमें बचना है। अगर किसी से आप कुछ ले रहे हैं तो उसको भरने का भी तो समय दीजिए। तो जो वृक्षारोपण की जहाँ तक बात होती है वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन किस जगह पर कैसा वृक्षारोपण किया जाए उसकी वैज्ञानिक अवधारणा आज की डेट में हमारे पास है।
तो उन चीज़ों को अध्ययन करके इको हाइड्रोमॉर्फो जियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को डेवलप करके अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के वृक्षारोपण को किया जाए, जिससे न सिर्फ उस जगह की नमी बना रहे, अधिक वाष्पीकरण भी ना हो उस जगह की। जी। और ये नहीं, और जो प्रबंधन की बात आप कह रहे थे खास तौर से, क्योंकि योजनाएं तमाम हैं लेकिन नीतियों के स्तर पे प्रबंधन का जो मुद्दा एक आता है वो अपने में एक बड़ा मुद्दा खड़ा होता है। जी, देखिए प्रबंधन जहाँ तक है कि अगर जल प्रबंधन की बात हम करें तो सिर्फ हम ग्राउंड वाटर अकेले और सरफेस वाटर को अकेले हम सोच नहीं सकते, इनका समन्वयक अध्ययन होना चाहिए। कई जगह पर यह है कि ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर दोनों को एक साथ मिलाकर अगर हम चले तो कई जगह पर यह देखा जाता है कि भूमिगत जल नदी में उसका रिसाव हो रहा है, कई जगह नदी का पानी जो है भूमिगत जल के तरफ आ रही है। इसको इफ्लुएंट और इन्फ्लुएंट कंडीशन कहते हैं। तो ऐसे जगह पर अगर हम समझ करके उन जगह का जल प्रबंधन करें तो आने वाले भविष्य में ये जो जल की कमी को हम कुछ हद तक उसको हम इस परिप्रेक्ष्य में उसको एड्रेस कर सकते हैं। जी नितिन जी, एक सवाल यहाँ पर यह आता है कि पानी बर्बाद बहुत होता है, जितना हम उपयोग नहीं करते हैं कई बार ऐसा देखने में आता है कि वो बर्बाद ज़्यादा होता है। रीयूज्ड जो थ्योरी है उसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि पानी बचाने के मामले में, पानी के संरक्षण के मामले में इसका एक अहम भूमिका मानी जाती है, क्या कहना है आपका? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि हम कैसे रीयूज़ को प्रमोट करें। मतलब हम बात करते हैं कि हमारे पास वेस्ट वाटर जो जनरेट हो रहा है हमारे शहरों से, तो एक जो सीपीसीबी जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का रिपोर्ट है उसके अनुसार तकरीबन 72,000 मिलियन लीटर्स पर डे ये आंकड़ा है जो वेस्ट वाटर हमारे शहरों से जनरेट हो रहा है। और अगर हम उसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो तकरीबन 40% हमारे पास ट्रीटमेंट कैपेसिटी है। तो अगर वो 40% ट्रीटमेंट कैपेसिटी का भी हम अनुमान ले लें तो लगभग 30,000 मिलियन लीटर्स पर डे हमारे पास पानी है जो कि हम ट्रीट कर रहे हैं और वो रीयूज के पर्पस में हम ला सकते हैं। जी। लेकिन अभी ये रीयूज इतना क्यों नहीं हो पा रहा है? एक तो ये है कि जहां पर रीयूज की डिमांड है और जहां ये ट्रीटमेंट हो रहा है वहां तक पानी पहुंचाना एक हमारे लिए इशू है कि कैसे वो कन्वेंस बना के पानी को वहां पहुंचाया जाए। दूसरी बात यह है कि काफ़ी जगह पर और काफ़ी सिटी में अभी भी फ्रेश वाटर जो सप्लाई किया जाता है उसके ऊपर आप इतना प्राइस या उसके ऊपर आप इतना पेमेंट नहीं मांग रहे हैं हमारे जो घर पानी ले रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि उस पानी का जो ट्रीटेड वेस्ट वाटर है किसी को उसकी ज़रूरत ही नहीं लगती कि हम उसको ले लें अगर वो कम पैसे में मिल रहा है, क्योंकि जो फ्रेश वाटर है वही आपको सस्ता दिया जा रहा है। तीसरा इशू ये है कि अभी हालांकि हमने एक नेशनल जो रीयूज पॉलिसी हमने अडॉप्ट करी है, हाल ही में उसको लॉन्च किया गया है, लेकिन अभी भी हर स्टेट के अंदर वो रीयूज पॉलिसी नहीं है। तो अगर हम देखें तो सिर्फ 12 ऐसे स्टेट हैं जहां वो रीयूज पॉलिसी है। तो आगे आने वाले टाइम में अगर और स्टेट अडॉप्ट करते हैं तो रीयूज जो है वो बढ़ सकता है। हालांकि ट्रीटमेंट कैपेसिटी को भी इंक्रीज करने की जरूरत है। जियो मैपिंग तकनीक जो है वो जल संरक्षण में कितनी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी के जरिए पानी का संरक्षण कैसे करा जा सकता है? बिल्कुल ज़रूरी है और ऐसा हो भी रहा है। पूरा सरकार की एक पूरी संस्था है जिसका नाम है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड पूरी मैपिंग करता है, तो उससे ये पता चलता है कि कहाँ पे कितना रिचार्ज करने की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि जैसा कि अभी आपने बताया, रिड्यूस करना, रिसाइकिल करना, रीयूज़ करना अपने आप में अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, जैसा कि मैंने कहा, कि हमारे यहाँ इतना पानी बरसता है हर साल कि अगर हम उसको सही जगह पे रिचार्ज कर पाएँ तो एक तो वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन दूसरा एक चीज़ हमें देखने की आवश्यकता ये है कि हमारा सबसे ज़्यादा पानी जो है 89-90% पानी जो है वो खेती में यूज़ होता है जी। और वाटर यूज इफ़िशियंसी एग्रीकल्चर में जो है वो करीब 38% मानी जाती है। मतलब जितना पानी चाहिए उसका हम 2.5 गुना पानी ज़्यादा वहाँ यूज़ करते हैं। एक बार प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाई पौधों को सींचना है, खेत को नहीं सींचना है। तो ये जो है उसका कारण भी 1-2 है जिसमें मुझे लगता है कि पॉलिसी लेवल पे भी इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है। देखिए, जहाँ जैसा एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है वहाँ पे वो क्रॉप ग्रो होने चाहिए। पंजाब में 1980s तक धान की खेती नहीं होती थी। आपने खेती की बात की तो ड्रॉप मोर क्रॉप योजना भी चालू की सरकार ने। वो ज़रूरी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो
चूंकि पानी जैसे चूंकि आज प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, जिसमें बेसिकली प्रोक्योरमेंट पॉलिसी प्राइमरली जो लागू है, एमएसपी बहुत चीज़ों के लिए डिक्लेयर होती है, लेकिन प्राइमरली जो प्रोक्योरमेंट है वो धान और गेहूं की होती है। तो जो किसान धान गेहूं नहीं उगाते थे वो धान गेहूं उगाने लगे। अब जहां 500-600 मिलीमीटर बारिश होती है वहां धान उगाने की आवश्यकता नहीं है। धान उगाने की आवश्यकता वहाँ है जहाँ वेस्ट बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, आसाम हो, जहाँ पे 1200, 1500, 1800 मिलीमीटर बारिश होती है। और दूसरी चीज़ है वो है हमारे यहाँ फ्री इलेक्ट्रिसिटी या सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी। देखिए सब्सिडी देने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसे दिया जाए कि भाई ये ना हो कि रात को फार्मर जो है उसने पंप चला दिया और पूरे रात जो है वो पंपिंग होती रहे। तो हमें कुछ पॉलिसी डिसीजंस भी लेने की आवश्यकता लेकिन एक बड़ा मुद्दा आपने ये खड़ा करा है सौमित्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि देश में फ्री पानी के नाम पर बहुत घोषणाएं होती हैं, बहुत चर्चाएं सुनने को मिलती है। मैं इसे राजनीतिक चश्मे से ना देखना चाहता हूं, ना चर्चा इस पे करना चाहता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पानी की बर्बादी है और फ्री पानी की जैसी लच्छेदार घोषणाएं, जी जी, इसको आप कैसे देखते हैं प्रबंधन की दृष्टि से? जी देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो आपने छेड़ा है। ये जल प्रबंधन का नींव इसको आप कह सकते हैं। ये जो पानी को कैसे न सिर्फ बचाया जाए, लेकिन उसका जो किस तरीके से अगर बचाने पर अगर उसको थोड़ी सी जो टैक्स में कमी या रिलीफ मिले, जैसे कि अगर कोई रेन वाटर हार्वेस्टिंग करता है कोई इंस्टीट्यूट, तो उसको अगर टैक्स में रिलीफ मिलता है, जैसे 10% या 15% टैक्स में रिलीफ मिलता है, तो उसको एक जो है प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे कि और भी ज़्यादा वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेगा। जैसे हमारी विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को जल कर में 10 या 15% की उसमें रिलीफ मिलती है पिछले कई दशकों से, 2 दशकों से कम। तो इसका मतलब कि बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, बाकी जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, वहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर करें तो वहाँ भी उनको ये इंसेंटिव मिल सकता है। और न सिर्फ वहाँ, जितने भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, वो बिल्डिंग में अगर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को मैंडेटरी किया जाए और जिससे उनको कर में थोड़ी सी छूट दिया जाए जी, तो ये बहुत बड़ी बात जी होगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये जो मुद्दा है, पानी का जो मुद्दा है, फ्री पानी इसलिए कि वोट मिले या पानी का संरक्षण हो, हर घर को जल मिले इसलिए पानी का मुद्दा, पानी पर नीति बने, ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है राजनीतिक दृष्टि से भी और शासकीय दृष्टि से भी। लेकिन एक मुद्दा नितिन जी मैं आपसे समझना चाहूँगा, बात स्टार्टअप की है। अगर हम बात जल क्षेत्र की करें तो इसमें भी तमाम स्टार्टअप देखने को मिल रहे हैं। पीपीपी मॉडल भी मैं जिक्र कर सकता हूं इसका। आप इन दोनों मुद्दों को कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो वाटर सेक्टर है इंडिया का, ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि ऐसे इनोवेटर्स या स्टार्टअप अगर आते हैं, तो अगर हम जो वेस्ट वाटर निकलता है उसके ट्रीटमेंट की बात करें, तो हम ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसे सिस्टम्स को देखते हैं जो कि कम एनर्जी से चल पाएँ, जहाँ की हमारी लागत, जो कि हमारी कैपिटल कॉस्ट कम हो। तो इस स्फेयर में जो इनोवेटर्स हैं वो ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे सिस्टम लेके आ सकते हैं। दूसरी चीज़ जो कि मैं खेती के पर्सपेक्टिव में बताना चाहूँगा कि अभी जैसे सिंह साहब ने कहा कि हमें पौधों को सिंचाई करनी है, खेत को नहीं। तो अभी इस स्पेस में भी बहुत स्टार्टअप आ गए हैं जो कि आपको एक एप्लीकेशन डेवलप करके देते हैं जो कि एक किसान के पास रहती है, और उस एप्लीकेशन में किसान को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इस एरिया में रेनफॉल कितना हुआ, यहाँ का सॉइल मॉइस्चर कितना है और कितना पानी उनको पौधे को देना चाहिए। तो आई थिंक ये जो इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम बहुत ही जल्दी ग्रो हो रहा है। और आफ्टर दिस IoT बेस्ड टेक्नोलॉजीज, जिसको हम डिस्ट्रप्टिव IT सिस्टम्स या सिस्टम्स के नाम से भी जानते हैं, ये बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो कि इस स्पेस में आकर मदद कर रहे हैं या किसानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ये स्पेस और बढ़ेगा और इस स्पेस के अंदर डिफरेंट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, शायद वो भी आकर और मदद करना चाहें और इस स्पेस को और बढ़ाना चाहें। जी उपेंद्र जी, 2 मुद्दे बड़े मुद्दे हैं, लेकिन आपसे मैं संक्षेप में जवाब चाहूँगा। एक तो भारत में जितने भी पानी के स्रोत हैं, अगर हम बात करें वाटर रिसोर्सेज हैं, वो लगभग प्रदूषित हो रहे हैं, एक कड़वी सच्चाई है। दूसरी बात, हम सरकार से तमाम योजनाओं की उम्मीद करते हैं और सरकार योजनाएं बनाती भी है, लेकिन पानी एक ऐसा मुद्दा है जिसमें जन भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। इन दोनों मुद्दों को आप कैसे देखते हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, पहले मैं जो दूसरा आपका जन भागीदारी की बात है, इसमें पिछले कई सालों में काफ़ी मैं कह सकता हूँ काफ़ी ऐसे उदाहरण देखने को आज के दिन में मिल रहे हैं
जिसमें लोगों ने जन भागीदारी से ही अपने यहाँ की जो पानी की स्वावलंबता है उसको उन्होंने प्राप्त किया है। छोटे छोटे उदाहरण, आपने सबने हिबरे बाजार का नाम सुना होगा। एक आदमी पोपटराव पवार ने गांव की पूरी स्थिति बदल दी। आपने लक्ष्मण सिंह जी का नाम सुना होगा, लालपुरिया वाले, उन्होंने वहाँ की स्थिति बदल दी। अभी हाल में एक जो बांदा जिला है उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश का, जो कि काफ़ी पानी के लिए जहाँ किल्लत मानी जाती थी, वहाँ केवल वो खेत पर मेर और मेर पर पेड़, ये बड़ा सिंपल सा टेक्नोलॉजी उन्होंने वहाँ किया। साथ में उन्होंने सबसे बड़ी बात की कि उन्होंने 5वां एक आर वहाँ पे लाए। जो मैंने पहले कहा था ना कि 3 आर तो पहले हम बात करते थे कि वे रिड्यूस, पानी की खपत कम करें, रिसाइकिल, रीयूज। चौथा आर हमने कहा रिचार्ज। 5वां आर उन्होंने कहा रिस्पेक्ट। जो पानी, हमारा देश ऐसा था जो कहते हैं कि हमारा देश जल को जगदीश मानने वाला देश रहा है। कहीं ना कहीं जो पानी के प्रति हमारा जो सम्मान था, पानी का रिस्पेक्ट था, वो हमने कहीं ख़त्म कर दिया। तो मुझे याद है वो दिन आज भी, जब मैं उस ज़िले में गया था और वहाँ 5,000 कुओं पे, हर कुएं पे 5-5 महिलाओं ने दीपदान किए थे। वहाँ कुआं तालाब जियाओ अभियान शुरू किया गया था। तो आज के दिन में ज़रूरी है कि हमारे जितने ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज हैं, सोर्सेज हो, कुआं हो, तालाब हो, टैंक हो, जो भी है, सबको जिंदा किया जाए। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, पानी का मुद्दा जीवन से जुड़ा है, इसलिए जल है तो कल है। पानी को बचाइए और उसका संरक्षण कीजिए। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।